दिल में धड़कन है और धड़कन में जिंदगी। And that's why it's very important to keep our heart healthy. और हेल्दी हार्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ अगस्त्यम। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर मधुर कुमार का। नमस्कार। कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जन, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से। और ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर अजर कोचर, प्रोग्राम डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। डॉक्टर सौरभ, दिल स्वस्थ है तो इसकी पहचान क्या है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्वस्थ दिल में नॉर्मल हमारे हार्ट में हम कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर हम अच्छी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, जैसे हम अच्छी रनिंग कर पा रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो हमें ये समझना कि हमारा दिल स्वस्थ है। पर स्वस्थ दिल को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इग्नोरेंस नहीं करनी है। हमें जो सिम्टम्स की जो नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं वो हम कभी कभी इग्नोर कर लेते हैं। तो स्वस्थ दिल मोटे तरीके से कहना कि अगर आप अच्छी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो, हार्ड एक्सरसाइज कर पा रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आपका दिल स्वस्थ है। Yes, Dr. Ajar, usually doctors do say have a healthy lifestyle which includes nutrition and exercises. So let me begin by asking you, if you have to advise 3 top exercises for a healthy heart, what would those 3 exercises be? Definitely. Thank you so much for having me on the show, and it's a joy to be here. अगर और कोई point नहीं कोई लेता ऐसे, I'll say 2.5 घंटे, so 2.5 hours a week is a recommendation for moderate exercise. तो moderate exercise क्या होती है? जैसे अभी आप दिखा रहे थे ना Zumba के, that your heart rate is somewhat elevated and that you can't have a full conversation. Now, any amount of exercise is better than nothing. Okay. But the goal should be at least 2.5 घंटे of some aerobic activity. Okay. So that can include some jogging, it can include dancing, whether Zumba or Bhangra, it can include biking. In addition to that, the second point is at least 1 घंटा हफ्ते में you should do some resistance training. The resistance training can be body weight, squats, push-ups, lunges, ऐसी चीजें, या light weights to start. Again, अगर आपसे ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे शुरू करो. And I think especially for the South Asian audience, this second part, the resistance training, is very important. Because we are understanding that there is a lot of visceral adiposity, मोटापन पेट के यहाँ, and there is less lean muscle mass that we have. And so focusing on that second part, the resistance training, is just as important as the aerobic exercise. So 2.5 घंटे aerobic exercise और 1 घंटा resistance training. जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब हम भंगड़ा कर रहे हैं तब भी हम अपने हार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मधुर, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर अजर तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप कार्डियक सर्जन हैं, तो सर्जरी में किस तरह की एडवांसेस हुई हैं हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए? इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी मरीज अगर हमारे पास आता है, आमतौर पे हृदय रोग जिनको होता है, वह सांस फूलता है, आमतौर पे अपना जो काम कर रहे हैं रोज़मर्रा का उसमें, या छाती में दर्द होता है, तो उस समय जब वो हमारे पास आता है तो हम लोग तो अगर कार्डियोलॉजी से हमारे पास भेजते हैं मरीज़, या सीधा हमारे पास भी आता है तो हम करते हैं ऑपरेशन उसका। इसमें हमारे पास मेनली 2 तरीके के हैं, एक है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी है और दूसरा वाल्व की मरम्मत या वाल्व की सर्जरी है। तो ये ही 2 मेन जो ऑपरेशन हैं जो हम लोग करते हैं। जी डॉक्टर सौरभ, फिर से मैं वो डांस की तरफ आती हूँ कि अभी नवरात्रों का पर्व भी चल रहा है, गरबा डांडिया की धूम है, तो ऐसे में कई लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो डांस कर रहे हैं तो थोड़ी देर में ही सांस फूलनी शुरू हो जाती है, दिल बहुत तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है। तो अब इससे कैसे अंदाजा लगाएं कि दिल हेल्दी है कि नहीं है और क्या करना है अब आगे? देखो, मोस्ट ऑफ टाइम जब हम डांस करते हैं तो दिल धड़कता है, ये नॉर्मल है, जिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हार्ट का है, क्योंकि हमें ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, तो उसके लिए हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से बीट करना है, ये नॉर्मल है। और मोस्ट ऑफ टाइम जो हम जल्दी थक जाते हैं क्योंकि हम डीकंडीशनड होते हैं, हमने ज़्यादा एक्टिविटीज़ की नहीं होती और हम सडनली डांस करना शुरू कर लेते हैं और फिर हम जल्दी थक जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें कोई हार्ट की दिक्कत है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हार्ट की दिक्कत है नहीं है, बिकॉज हमने तो एक्टिविटी की नहीं बहुत दिन से, सडनली हमने एक्टिविटी कर दी तो धड़कन हो गई। तो इसके लिए पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट है धीरे धीरे ग्रेजुअल
आपको अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी है। सडनली डांस करनी, 1 घंटा आप डांस कर लेंगे, उसका थक जाएंगे, चक्कर आने का रिस्क रहता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ दिन पहले से थोड़ा सा एक्टिविटीज कर लीजिए, लाइट जॉग कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए। इस तरीके से आपको जो सिम्टम्स है, जो आपको लग रहा है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर कोचर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी हम जिस तरीके से पैटर्न देख रहे हैं कि कम एज के लोग भी हार्ट डिजीजेस से ग्रस्त हैं, कार्डियक अटैक आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है और इसके लिए क्या किया जा सकता है अब? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है एंड वेरी सीरियस इशू अमंगस्ट नॉट जस्ट देसी लोग जो इंडिया में रहते हैं, बट या जो यूएस में रहते हैं, यूके में भी रहते हैं। वी आर सीइंग दिस कि यूजुअली हमारे वाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक कॉलीग्स आर गेटिंग हार्ट डिजीज इन देयर 60s, 70s, but our South Asian patients are getting it as early as their 30s and 40s. तो ये क्यों हो रहा है? There are many reasons. One is probably genetics. That the South Asian genetic predisposition is one that there is a higher risk for insulin sensitivity or pre-diabetes. So at a lower weight, South Asians tend to get pre-diabetes or diabetes compared with other ethnic groups. So that's one thing. जैसे मैं पहले कह रहा था कि a lot of the weight or adiposity fat that we put tends to be around our abdomen. That is worse than if there is fat in other places because it increases inflammation. So that is a second pattern that we see more commonly in South Asians. और तीसरी चीज खासकर मैं कहूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कि एयर पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है और उससे काफी समस्या आती है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया डॉक्टर अजहर कि पृथ्वी की सेहत सीधा सीधा मानव की सेहत से जुड़ी है और इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर योगदान देना होगा। लेकिन हेल्दी हार्ट के लिए यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहें तो स्टूडियोज की फोन लाइन खुली है। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और नंबर है 23097532। 011 is that code and number is 23097532। अब क्योंकि जैसा डॉक्टर मधुर ने बताया था, कोरोनरी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉकेज, ये एक आम समस्या आती है। तो डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कब है कि डॉक्टर रेकमेंड करता है एंजियोप्लास्टी, स्टेंट की जरूरत कब पड़ती है? ठीक है, वो जो स्टेंट की जरूरत तब पड़ती है जब पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक होता है, जब पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टेंट डालने का फ़ायदा है। सेकंड कंडीशन होती है जब पेशेंट को धीरे धीरे सिम्टम्स आ रहे हैं, चलते हुए, काम करते हुए छाती में दर्द होता है, पेशेंट को बैठना पड़ता है, उसको एंजाइनल सिम्टम्स कहते हैं। उसमें इंडिकेशन होती है टू प्रिवेंट दैट सिम्टम्स। वो जिंदगी नहीं बचाएगा बट आपके सिम्टम्स बचा देगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर देगा। तो स्टेंट का मूल तरीके से देखें तो स्टेंट डालने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हार्ट अटैक में है और एंजाइनल सिम्टम्स को कम करने के लिए है। डॉक्टर मधुर, अगर अभी हम देखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि छोटा बच्चा, अभी जितने मैंने केसेस देखे कि स्कूल में बैठे बैठे ही अचानक से वो फेंट हो जाता है, खेलते खेलते गिर जाता है और हार्ट में कुछ इशू आता है। तो इसका रीजन क्या है और उस टाइम पे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए जो वहाँ पर है केयर गिवर्स? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है, खास करके भारत में या साउथ एशियन जो देश हैं उसमें बहुत गंभीर समस्या है। इसको हम लोग कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़, यानी कि आमवाती हृदय रोग, जिसमें जो आमवाती बुखार होता है वो उससे गले का संक्रमण होता है। और अगर इसका सही तरीके से सही समय पर उपचार नहीं होता तो ये बार बार गले में संक्रमण होता है, जिस कारणवश ये जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारे हृदय के वाल्व पर नुकसान करती है और क्षति पहुंचाती है उसको। तो उस क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है और गरीबी है या कहीं पे बहुत जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सीमित हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि कई बार पूर्ण रूप से इस चीज का इलाज नहीं हो पाता। तो सबसे पहला स्टेप क्या ले? अगर बच्चा फेंट हो गया, गिर गया, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? टीचर्स होंगी वहां पे, तुरंत उसको एक साइड में पलटें और सबसे जो आपसे करीबी अस्पताल है वहां लेकर जाएं सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है कि हृदय उसका एक कारण जरूर हो सकता है और उस समय उसकी जांच जरूर एक बार करें। जी डॉक्टर सौरभ, आप ही के नेम से एक सौरभ जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो, नवरात्रि की शुभकामनाएं सर आप सभी लोगों को। थैंक यू। सर सभी को, डॉक्टर साहब को भी थैंक यू। सर
मेरा सवाल है डॉक्टर साहब कि ये ब्रोंकाइटिस जो होता है वो क्या बाद में अस्थमा बदल जाता है और ये हार्ट के लिए कितना नुकसानदायक है? और मेरा ये और प्रश्न है कि ये डीजे का चलन आजकल बढ़ गया है, तो बहुत लोगों को उससे हार्ट अटैक आ जाते हैं, तो क्या इस पर रोकथाम लगाना नहीं चाहिए? ये डीजे आवाज काफी तेज होती है और बहुत ही थैंक यू डॉक्टर सौरभ। दिल दहलाने वाली आवाज होती है। जी, इसके शुक्रिया रोकथाम सवाल कितना जरूरी है सर? नहीं, बहुत सीरियस, जो डीजे की प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डीजे से कभी कभी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है, तो मतलब पेशेंट को अंदरूनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, लेकिन डीजे लाउड साउंड के कारण सडनली सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है और पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं। सेकेंडली हमने देखा डीजे के कारण पैल्पिटेशन बहुत कॉमन है, दिल की धड़कन बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और कभी कभी जिनकी हार्ट ऑलरेडी कमजोर होता है तो उनको एक जानलेवा धड़कन हो जाती है, कहते हैं वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि यहाँ पे लाउड साउंड होती है, सडन लाउड साउंड वहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने प्रश्न किया कि ब्रोंकाइटिस के लिए, तो ब्रोंकाइटिस इटसेल्फ नहीं है, खुद नहीं करता कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन प्रोलॉन्ग ब्रोंकाइटिस रहेगा तो बॉडी में सूजन रहेगी तो इन्फ्लेमेशन रहेगी, वो हमें देखा गया है कि वो प्रेसिपिटेट करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। क्योंकि हार्ट और लंग में एक कनेक्शन तो है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप देखिए 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हार्ट एंड लंग मशीन, जिसके चलते बाईपास सर्जरी संभव है। तो बाईपास की नौबत कब आती है और क्या सरल है ये प्रक्रिया? क्योंकि सुन के थोड़ी घबराहट होती है। नहीं, मान लीजिए कि हम लोग जब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब स्टेंट डालते हैं हम किसी को भी, जब एकदम हार्ट अटैक होता है, मान लीजिए कुछ हमारे हृदय की धमनी होती है जिसमें हम स्टेंट नहीं डाल सकते, या वो उसमें बहुत कैल्शियम होता है, हार्ट कमज़ोर होता है, हृदय कमज़ोर होता है, तो उस स्थिति में हम लोग बाईपास की सर्जरी करते हैं। और ये बिल्कुल भी सरल ऑपरेशन नहीं है, इसमें रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि और ऑपरेशन के बाद भी कई रिस्क रहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खून बह जाना सबसे बड़ा एक रिस्क होता है, और ऑपरेशन के बाद भी मरीज को काफ़ी ध्यान रखना है, अपने घाव का ध्यान रखना है और व्यायाम करना है, और इसी के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा बल दें, और अगर फिर खुदा न खास्ता कोई हार्ट संबंधी बीमारी आ भी गई तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ हैं, फिर आपके पास एंजियोप्लास्टी, बाईपास, साइंस ने तरक्की तो बहुत कर ली है। बट डॉक्टर अजय कोचर, यू वर शेयरिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी ऑफ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्लम्बिंग, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल इन टर्म्स ऑफ द हार्ट फंक्शन। हाँ बिल्कुल, तो अगर हम दिल के बारे में सोचें ना, it's a pretty simple organ. It's a muscle that squeezes and relaxes. But वो it can't rest ना, अगर it rests then जिंदगी खत्म. So it needs constant energy all the time, and it gets that through its plumbing system, which is the coronary arteries. तो अगर वहाँ कोई समस्या आती है, मैं सोचता हूँ कि जैसे आप हाईवे सोचो from Delhi to Jaipur, अगर वहाँ दुर्घटना होती है then all of a sudden traffic आता है. So that's what a heart attack is. तो वही डॉक्टर अगस्त्यम कह रहा है कि इन अ हार्ट अटैक उसको खोलना जल्द से जल्द, दैट इज द प्रायोरिटी। तो अगर मैं ये कहूँगा आपके सारे व्यूअर्स को कि एक चीज अगर आप यहाँ से लेते हो कि अगर आपको एकदम कोई सिम्टम्स आते हैं, छाती में दर्द, अनईज, सांस लेने में दिक्कत, देन शर्माओ मत, गो टू अ हॉस्पिटल, बिकॉज अगर आप वो खोल दो देन यू कैन प्रोटेक्ट द हार्ट. So that is very key. Now, a second system is the electrical system of the heart. अगर वो धड़कन कम हो जाती है, then maybe you need a pacemaker. अगर वो बहुत तेज होती है, then you may need a defibrillator. That's a different thing. And खासकर हमारे बुजुर्ग दोस्तों के लिए, there is a abnormality, a धड़कन की abnormality called atrial fibrillation. So that's another key thing, जिससे stroke बहुत बढ़ जाता है. Right, Dr. Saab, we will come back to you, because there's a third thing as well in addition to the plumbing thing that Dr. Ajay shared. There's a pumping aspect as well. लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनका सवाल लेते हैं. सुनील जी, सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा दूरदर्शन और डॉक्टर से, आपके आंसर से हमें अवेलेबल कर रहे हैं. तो मेरे को 3 साल, मैं 63 ईयर्स का हूँ, 3 साल से डायबिटिक हूँ मैं. तो HbA1c मेरा 7 है. तो कई बार मेरे को फैटीग होने लगता है. तो इससे कुछ हार्ट के लिए मैं क्या प्रिकॉशन लूंगी, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा ना आए, ऐसे मैं ये गाइडेंस करता हूँ. जी धन्यवाद. डॉक्टर माधुर. बहुत बहुत धन्यवाद अपने सवाल के लिए. जी, इसमें आपको ये है कि एक तो पहले तो चीनी कम करें. अच्छा. क्योंकि HbA1c 7
काफ़ी हाई माना जाता है। आमतौर पे इसकी रेंज 5.5 से 6 होती है, तो ये काफ़ी हाई है। दूसरा, आप नियमित रूप से जितना आप चल पाएँ उतना वॉकिंग करें, चलें, और मध्य तीव्रता में चलें, और कम से कम हफ्ते में 150 मिनट तो ज़रूर चलें, वॉकिंग करें। उससे आपको आपके हृदय को काफ़ी फायदा होगा। और मान लीजिए आपको कभी इसके साथ साथ आम जो आप काम करते हो करने में सांस फूले या कभी छाती में दर्द हो, तो तुरंत अपने अस्पताल में जाके दिखाएं। जी डॉक्टर सौरभ, अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी है और थीम है डोंट मिस अ हार्ट बीट। तो वो एक भी बीट अगर मिस होती है तो उससे क्या समझे, क्या फर्क पड़ता है? देखो मैम, कि जो हमारी, जैसे डॉक्टर अजर ने बताया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का, मिसिंग बीट कॉमन भी होती है। ओके। बट जब टाइम जब बहुत ज़्यादा मिस होना शुरू हो जाए तो पेशेंट को सिम्टम्स भी आते हैं। सिम्टम्स सबसे पहले तो चक्कर आना, ठीक है, तो हमें वो मिस नहीं करना है। चक्कर नॉर्मली भी आता है, जब सडनली आप उठ जाते हैं तब भी चक्कर आता है, बट उससे हम कंफ्यूज नहीं होना है। मिसिंग बीट इज ए नॉर्मल थिंग, बट समटाइम्स इट इज एबनॉर्मल, जिसको हम वेंट्रिकल प्रीमैच्योर बीट भी कहते हैं। वो समटाइम पेशेंट को तंग भी बहुत करती है, तो उसको हमें जलाना भी पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हार्ट की बहुत हमेशा ही रहेंगी, लेकिन कुछ हमें परेशान नहीं करती हैं, कुछ हमें परेशान करती हैं। जो परेशान करती है उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, और हमें हमेशा डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए ताकि उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाए। जी डॉक्टर अजय कोचर, वी अंडरस्टूड द एनालॉजी दैट यू गेव कि हाईवे में अगर कोई कार ब्रेकडाउन हो जाए तो ट्रैफिक होगा, तो ये तो हो गया एंजियोप्लास्टी। इलेक्ट्रिकल ऑल्सो वी अप्रिशिएट कि पेसमेकर हेल्प कर सकता है। द थर्ड एस्पेक्ट, पंपिंग, अगर ह्यूमन हार्ट पंप पूरा नहीं कर पा रहा, वहां पर हम इम्पेलर डिवाइस की भी समझते हैं बात, तो help us understand the pumping function of heart. Yeah, so if you're asking specifically Impella के बारे में, तो the pumping function, अगर आपको ये heart attack हो गया और एक बड़ा heart attack है, तो एकदम वो pumping function बिल्कुल नीचे हो जाता है। तो अगर वो नीचे हो जाता है ना, तो पूरी शरीर के जो organs है, they're not getting enough blood. So you can put a device, usually टांग से डाल सकते हो, and it goes inside the what's called the left ventricle, the main pumping chamber, and it sucks the blood in and then ejects it. So basically वो heart का काम खुद कर लेता है, but it is a short term device, सिर्फ usually 3-4 दिन के लिए रख सकते हो। तब तक कोई और इलाज भी करना चाहिए, जैसे एंजियोप्लास्टी या शायद बाईपास भी करवा सकते हो, और भी चीजें फिर सोचनी चाहिए उसके बाद। So that is only a short term solution अस्पताल में, and it's pretty rare to use it, not in everyday practice. Okay. डॉक्टर मधुर, कहते हैं जो हमारी मानसिक सेहत है उसका प्रभाव भी हमारे दिल पर पड़ता है। तो अगर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए डिप्रेशन है या कुछ भी एंजाइटी वगैरह, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके साथ में दिल स्वस्थ रहे, वो ठीक रहे, तो क्या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना भी ज़रूरी है? उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट, कुछ एक्सरसाइजेस चलती हैं? जी, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा से ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहती है। और साथ साथ एक ज़रूरी बात यह है, आज के समय में तनाव रहित रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालें, उनके साथ बैठें, अपनी समस्याएं शेयर करें। आई थिंक उससे काफी फर्क पड़ता है। और व्यायाम जरूर करें, वो आपके हृदय को जरूर स्वस्थ रखें। बिल्कुल। और त्योहार जब आते हैं तो विशेष अवसर है कि हम परिवार में मिले जुलें, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य और हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। लेकिन जब अगर एंजियोप्लास्टी करानी है तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो हाथ से रेडियल, या फिर दूसरा थाई ग्रोइन एरिया से। दोनों में क्या फर्क है? तो जब एंजियोप्लास्टी शुरुआत हुई तो ग्रॉइन से हुई, इसको हम फीमरल अप्रोच कहते हैं। पाँव से जाते हैं फीमरल आर्टरी से मेन आर्टरी में चले जाते हैं, वहाँ से हम उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। विद टाइम के साथ में थोड़ी सी एडवांसमेंट आना शुरू हो गई, जब रेडियल करना शुरू कर दिया हमने। रेडियल मतलब हाथ से जाना, पहुँचना हमने हार्ट पे ही है, तो रेडियल की आर्टरी थोड़ी छोटी होती है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है डॉक्टर्स के लिए भी, थोड़ा लर्निंग कर्व होता है। लेकिन टाइम के साथ देखा गया कि इससे फायदा होने लगा, पेशेंट्स का जान भी बचना शुरू हो गई, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है फीमरल आर्टरी से। ग्रॉइन से जाने में
कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू रेडियल में। पर एक बार Okay. आपने स्टेंट डाल दिया, कई बार लोग सोचते हैं कि समय के साथ कि हिल तो नहीं जाएगा कहीं। हाँ जी, ये बहुत कॉमन सवाल है। हार्ट की 3 नसें होती हैं और हम जब स्टेंट डालते हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग डालते हैं, फिर उसको हम चिपका देते हैं, लाइक प्लम्बिंग जॉब जिसमें चिपका देते हैं पूरा। तो पेशेंट हार्ट तो हर टाइम बीट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर उसको हिलना होता है तो इमीडिएटली हिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं पेशेंट चलेगा या कोई एक पोजीशन में लेटेगा तो उससे वो हिलेगा, क्योंकि हार्ट तो हमेशा चल ही रहा है, बीट कर ही रहा है, तो वो उसकी मूवमेंट चेंज करने से स्टेंट की चेन मूवमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर कोचर, कई बार सुनने में आता है कि हार्ट में होल है, तो ये अगर हार्ट में होल है तो इसके लिए अभी एडवांस ट्रीटमेंट्स क्या हैं? और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि इंसान अपनी आधी जिंदगी जी चुका होता है, उसके बाद पता चलता है उसको, मतलब 30 साल तक पहुंच जाता है लगभग और तब पता चलता है कि हार्ट में होल है, तो ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। तो 2 मेन ऐसे होल्स बुलाएंगे। एक तो बिटवीन द एट्रिया टू द टॉप 2 चेम्बर्स, सो एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और दूसरा होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नीचे वाले। तो ऐसे बाद में क्यों आएगा? तो कभी कभार क्या होता है ना कि इंसान को ऐसे स्ट्रोक हो जाता है। तो स्ट्रोक क्यों हुआ? शायद वो ब्लड क्लॉट जो टांग के वेन से आके थ्रू द क्लॉट जाता है, थ्रू द होल जाता है और फिर दिमाग पर पहुंचता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर उसके लिए हम इलाज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अगस्टन कर सकता है कि he can put an atrial septal device across to close that hole, या हमारे सर्जिकल कॉलीग्स भी इसको इलाज करवा सकते हैं वहाँ। So that is the reason, at least in the atrial septal defect, why that would happen. The other issues is that if it affects the right side of the heart, जो बाद में भी आ सकता है। ओके, राइट, वी लेफ्ट विद ओनली 30 सेकंड्स। डॉक्टर माथुर, चलते चलते क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे हेल्दी हार्ट के लिए? ये हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तनाव रहित रहें और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, और अब जो भी आपके मित्र हैं या परिवार वाले हैं उनसे ज़रूर अपनी समस्याओं को साझा करें, जिससे कि तनाव दूर रहे और आप स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब? तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुड स्लीप, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड नो टू स्मोकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, इन सबको कंट्रोल करना। दिस इज़ द वे जो हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। जी, चलिए, आज का कार्यक्रम में आके हेल्दी हार्ट पर जानकारी देने के लिए आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।